नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी में चल रहे विवाद की, प्रियंका गांधी की हुई गिरफ्तारी की। जानेंगे चिराग और पशुपति पारस में कौन संभालेगा रामविलास पासवान की विरासत। क्या पप्पू यादव हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। बात करेंगे अखिलेश यादव की रथ यात्रा की, टीएमसी में शामिल हुए त्रिपुरा के बीजेपी विधायक की, और बुलेटिन के आखिर में बात अडानी पर सरकार की मेहरबानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात में पहले से मजबूत हुई बीजेपी। गांधीनगर नगर निगम चुनावों में हासिल की बड़ी जीत। 44 में से बीजेपी के खाते में आई 41 सीटें, कांग्रेस को 2 और आप को मिली सिर्फ 1 सीट। चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। नैनीताल हाईकोर्ट ने यात्रा के लिए निर्धारित संख्या पर लगाई रोक को हटाया। अब असीमित संख्या में तीर्थयात्री कर सकेंगे चारधाम यात्रा। अभी 400 से लेकर 1000 तक तीर्थयात्रियों को एक दिन में जाने की थी इजाजत। शेयर बाजार में आई तेजी। 446 अंकों की गिरावट के साथ 59,745 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 131 अंकों की तेजी। 17,822 पर पहुंचा निफ्टी। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार का हुआ ऐलान। इस बार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाएगा भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार। जापान के स्यूकिरो मनावे, जर्मनी के क्लॉस हैसेलमैन और इटली के जियोर्जियो पारिसी को दिया जाएगा पुरस्कार। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लखीमपुर खीरी मामला जब से शुरू हुआ है तब से उसमें कई नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। सरकार के ऐलान के बाद माना जा रहा था कि ये मामला अब सुलझ जाएगा, लेकिन ये सुलझने की जगह उलझता दिख रहा है। साथ ही बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी मामले में योगी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इस घटना के बाद से ही बीजेपी किसानों के साथ ही विपक्षी दलों के निशाने पर है। योगी सरकार ने इस मामले को दबाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मामला शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। सरकार चुनावों को देखते हुए इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनावों में इस क्षेत्र के आसपास बीजेपी ने विपक्षी दलों का सफाया कर दिया था और अब बीजेपी को यहाँ हार का डर सताने लगा है। इसीलिए उसने लगभग 20 घंटे के अंदर ही किसानों की मांगे मान ली थी। लेकिन अब किसानों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे को गिरफ्तार किया जाए और मंत्री को पद से हटाया जाए। किसानों का दावा है कि घटना के समय मंत्री का बेटा मौके पर मौजूद था। घटना के बाद कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिनमें से एक वीडियो को लेकर किसानों का दावा है कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंत्री का बेटा आशीष मिश्र मोनू मौके पर था। गाड़ी से उतरकर भागने वाला शख्स मंत्री का बेटा आशीष मिश्र है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री का दावा है कि उनका बेटा घर पर दंगल का आयोजन कर रहा था और उस समय घर पर ही मौजूद था। यदि कोई साबित कर दे कि मोनू घटना वाली जगह पर मौजूद भी था तो वो तुरंत ही मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। मंत्री के बेटे का कहना है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। इस बीच लखीमपुर खीरी का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी कोर्ट से की गई है। लखीमपुर खीरी मामले में योगी सरकार बुरी तरह से उलझती दिख रही है, लेकिन सरकार का रुख बदलते नहीं दिख रहा है। सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने में जुटी हुई है, जिसे लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। और इस बीच प्रियंका गांधी की हिरासत और गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस के दावे भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो क्या है यूपी पुलिस का दावा, जिस पर उठ रहे हैं सवाल। देखिए ये रिपोर्ट। 36 घंटे की हिरासत के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रियंका की गिरफ्तारी को लखीमपुर खीरी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। ये मामला बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। विपक्ष ने इस मामले में योगी सरकार को घेर रखा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहले से यूपी दौरे पर थीं और जब उन्होंने लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। लगभग 36 घंटे तक यूपी पुलिस ने प्रियंका को अपनी हिरासत में रखा। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल ने कहा, जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। राहुल गांधी का ये ट्वीट उस समय का है जब यूपी पुलिस ने प्रियंका की गिरफ्तारी की बात सार्वजनिक नहीं की थी। शुरुआत में प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया था और अब यूपी पुलिस ने दावा किया कि प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया और पीएसी गेस्ट हाउस को ही अस्थायी जेल बना दिया गया है, जिसमें प्रियंका गांधी हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू समेत कुल 11 लोगों को रखा गया है। सभी के खिलाफ पुलिस ने धारा 151, 107, 116 के तहत केस दर्ज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी 4 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे की गई थी। पुलिस के दावे पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए हैं। चिदम्बरम ने पूछा, यह पूरी तरह गैर कानूनी और बेहद शर्मनाक है। प्रियंका गांधी को सूर्योदय से पहले 4:30 बजे एक पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें 36 घंटे तक किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया। ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। सरकार कानून से चलती है या कानून सरकार की मर्जी से? लखीमपुर खीरी मामले में सरकार की ही मनमानी दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट इस पर कोई फैसला सुना सकता है, इसका सभी को इंतजार भी है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर बड़ा फैसला सामने आ गया। चुनाव आयोग में चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों की ओर से पार्टी पर अपना दावा किया गया था। इसे लेकर चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया है। रामविलास पासवान के परिवार में बंटवारा तो पहले ही हो चुका था और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और रामविलास के भाई पशुपति पारस के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर लड़ाई चल रही थी, जिसे रामविलास ने बनाया था और बिहार में उसे मजबूत भी किया। हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की, जिसे नवंबर 2000 में रामविलास पासवान ने बनाया। 2 दशक तक रामविलास पासवान एलजेपी के प्रमुख रहे। बाद में उन्होंने पार्टी में अपने बेटे चिराग पासवान को आगे बढ़ाना शुरू किया। वैसे पशुपति पारस शुरुआत से ही इसके खिलाफ थे। वो खुद को रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते थे, लेकिन पार्टी रामविलास पासवान के नाम और चेहरे पर चल रही थी, इसलिए किसी में भी रामविलास के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं थी। लेकिन जैसे ही रामविलास पासवान गए, पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने चिराग के खिलाफ बगावत कर दी और पार्टी पर अधिकार जमाने का दावा भी कर दिया। लोकसभा में पार्टी के 6 में से 5 सांसदों के समर्थन के सहारे पशुपति पारस सदन में एलजेपी संसदीय दल के नेता भी चुन लिए गए। उन्होंने खुद को एलजेपी का अध्यक्ष भी निर्वाचित करा लिया। चिराग और पशुपति के बीच ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई। चुनाव आयोग में पशुपति पारस और चिराग पासवान ने पार्टी संविधान का हवाला देते हुए खुद को अध्यक्ष बताया, लेकिन आयोग ने दोनों में से किसी के दावे भी नहीं माने और 2 दिन पहले एलजेपी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज कर दिया। और अब चिराग और उनके चाचा पशुपति पारस को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया है। साथ ही दोनों की ओर से नए नाम से पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी चुनाव आयोग में कराया गया है, जिसे आयोग ने मान्यता दे दी है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले गुट की नई पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास होगा और इसे हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया है, जबकि पशुपति पारस के नेतृत्व वाले गुट की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा और इस गुट को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह दिया गया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव आने वाले हैं, जिसके चलते ही चिराग पासवान ने चुनाव आयोग में अपील की थी कि एलजेपी का चुनाव चिन्ह बंगला उन्हें दे दिया जाए। बंगला तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन हेलीकॉप्टर दे दिया गया। अब वो चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। ये सब हुआ सिर्फ परिवार में पड़ी फूट के कारण। फूट तो बिहार में महागठबंधन में भी पड़ती दिख रही है। आरजेडी और कांग्रेस की राह अलग अलग होते दिख रही है। तो कांग्रेस क्यों आरजेडी से अलग होने के दे रही है संकेत? देखिए ये रिपोर्ट। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने के बाद से ही बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते खराब होते दिखाई देने लगे हैं। आरजेडी की ओर से कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। कन्हैया को लेकर आरजेडी की ओर से साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस के साथ रिश्ते निभाना अब मुश्किल होगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि बिहार में पार्टी की मजबूती के लिए वो जो भी कदम उठाएगी उसमें किसी दूसरे दल की सहमति लेने की उसे जरूरत नहीं है। इस बीच 30 अक्टूबर को बिहार की 2 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें से एक सीट उसके कोटे की है और पार्टी वहां से चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव किसी भी सूरत में कांग्रेस को कोई सीट देने को तैयार नहीं है। आरजेडी की ओर से तो दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया, जिसके बाद से ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाना तेज कर दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो उपचुनाव जरूर लड़ेगी। पार्टी ने अब जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव से भी संपर्क साधा है। पार्टी तारापुर विधानसभा सीट से पप्पू यादव को टिकट दे सकती है। पप्पू यादव की पत्नी कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं और दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी है। पप्पू यादव की ओर से भी इस तरह के संकेत दिए गए हैं कि वो तारापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि वो पटना में अपने समर्थकों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेंगे। इसके साथ ही कुशेश्वर स्थान के लिए भी कांग्रेस ने उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है।
बिहार में फिलहाल कोई बड़ा चुनाव नहीं है। विधानसभा चुनाव पिछले साल ही हुए हैं और लोकसभा चुनावों में 2.5 साल का समय है। इसीलिए कांग्रेस के पास अभी खुद को मजबूत बनाने के लिए वक्त है। बिहार में भले ही पार्टियों के पास समय हो, लेकिन यूपी में चुनाव बेहद नजदीक आ गया है। यहाँ बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अब अखिलेश यादव ने प्रदेश में रथ यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अब रथ की सवारी करेंगे। 12 अक्टूबर से अखिलेश यादव पूरे प्रदेश की रथ यात्रा पर निकलेंगे। अखिलेश यादव पहले ही दावा कर चुके हैं कि इस बार एसपी का टारगेट प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटें जीतना है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए पार्टी को पूरा जोर लगाना होगा। अखिलेश यादव अपनी यात्रा के दौरान प्रदेश के अधिकांश सीटों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिससे चुनावों से पहले पार्टी की तैयारियों को तेज किया जा सके। रथ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्टर भी जारी किया गया है। पोस्टर में समाजवादी विजय यात्रा लिखा हुआ है। साथ ही यात्रा की तारीख 12 अक्टूबर लिखी हुई है। 2012 के विधानसभा चुनावों से पहले भी अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा निकाली थी और इसका लाभ भी उन्हें मिला। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले एसपी के अंदर अखिलेश यादव की अपने चाचा शिवपाल यादव से राजनीतिक मतभेद पैदा हो गए, जिस कारण से उनका ध्यान प्रचार पर कम और पार्टी की लड़ाई पर ज्यादा चला गया। इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में एसपी को हुआ और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को अपनी स्थापना के बाद सबसे कम सीटें मिली। लेकिन अखिलेश यादव इस बार पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर रखे हुए हैं और इसका लाभ भी एसपी को मिलने की उम्मीद है। लेकिन अखिलेश के सामने एक बार फिर उनके चाचा शिवपाल मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि 12 अक्टूबर को जिस दिन अखिलेश यादव प्रदेश की यात्रा शुरू करेंगे, उसी दिन उनके चाचा शिवपाल यादव भी रथ यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव मथुरा वृंदावन से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं और इसे नाम दिया गया है सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा। अब ये दोनों रथ एक ही रास्ते पर चलते हैं या एक दूसरे के रास्ते को रोकते हैं, ये चुनाव आने पर पता चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद होने वाले हैं, इसीलिए वहां सभी पार्टियों ने जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन त्रिपुरा में अभी चुनाव दूर है, पर टीएमसी ने अभी से वहां खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है और बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है, जिससे त्रिपुरा में सत्ताधारी बीजेपी कमजोर हो रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी से मिलने वाली कड़ी चुनौती के बावजूद जीत की हैट्रिक बनाने के बाद तृणमूल कांग्रेस की निगाहें अब पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा पर हैं। ममता की पार्टी सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता, सांसद और मंत्री बीते करीब 2 महीनों से लगातार त्रिपुरा का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि त्रिपुरा में बिप्लब देब के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार चल रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी को शानदार जीत मिली, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने टीएमसी में शामिल होना शुरू किया और जो लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने भी घर वापसी शुरू कर ली। यानी चुनाव के बाद से बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है। लेकिन अब बंगाल से शुरू हुआ दल बदल का ये खेल त्रिपुरा में भी असर दिखाने लगा है और टीएमसी ने बंगाल के बाहर भी खुद को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को अपने पाले में कर लिया है। त्रिपुरा से बीजेपी विधायक आशीष दास टीएमसी का दामन थामने जा रहे हैं। वह फिलहाल कोलकाता में है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के और विधायक टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी में शामिल अधिकांश नेता और विधायक पहले टीएमसी में रह चुके हैं। अब टीएमसी में उनकी वापसी को घर वापसी ही माना जा रहा है। टीएमसी नेता मुकुल रॉय का तो यहाँ तक दावा है कि जल्द ही त्रिपुरा में कई बीजेपी विधायक टीएमसी में शामिल हो जाएंगे। हाल ही में कांग्रेस को छोड़ टीएमसी में शामिल हुई सुष्मिता देव को ममता बनर्जी ने त्रिपुरा की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में बीजेपी की दिक्कत त्रिपुरा में साफ साफ बढ़ती दिख रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात अडानी पर सरकार की मेहरबानी की। मोदी सरकार पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि वो सिर्फ मित्रों की सरकार है और विपक्ष बार बार ऐसा कहकर सरकार को घेरता आया है। विपक्ष सरकार पर यही आरोप लगाता आया है कि सरकार निजीकरण और कृषि कानून के जरिए अपने मित्रों की जेबें भरना चाहती है और जनता और अन्नदाताओं का नुकसान करना चाहती है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के आरोपों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि सरकार सिर्फ अपने मित्रों की है। तो क्या है मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि वो जनता की नहीं बल्कि सिर्फ देश के उद्योगपतियों का भला सोचती है और कई बार ये बात सच भी साबित हुई है। उसी कड़ी में अब एक बार फिर सरकार घिरती नजर आ रही है। दरअसल 3 एयरपोर्ट पर अधिकार लेने के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 1300 करोड़ रुपए की एरोनॉटिकल और नॉन एरोनॉटिकल संपत्तियों को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को मात्र 500 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। यानी आधे से भी कम कीमत पर अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को
संपत्ति बेची गई। इस बात का खुलासा हुआ है एक रिपोर्ट में, जिसमें सामने आने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी संघ ने बीते 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। ये तीनों एयरपोर्ट बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद हैं, जिन्हें पिछले साल अडानी ने अपने अधिकार में ले लिया था। संघ का आरोप है कि निजीकरण के लिए सरकार के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी से मंजूरी मांगे जाने के दौरान नागरिक विमानन मंत्रालय ने इन संपत्तियों की कीमत 1300 करोड़ रुपए आंकी थी। अडानी को बेंगलुरु एयरपोर्ट की एरोनॉटिकल और नॉन एरोनॉटिकल संपत्तियों के लिए 383 करोड़ के बजाय 74 करोड़ 5 लाख रुपए, लखनऊ एयरपोर्ट पर 583 करोड़ रुपए की जगह 147 करोड़ रुपए और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 384 करोड़ रुपए की जगह 277 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। कर्मचारी संघ ने ये आरोप ऐसे समय में लगाए हैं जब अपनी शुरुआत के बाद एएआई ने पहली बार पिछले वित्त वर्ष में 2814 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाया है, जबकि वित्त वर्ष 2020 में 1985 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। पिछले वर्ष में घाटे को दिखाते हुए एएआई ने जुलाई में 6 महीने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी थी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।